हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रितेश और आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों सभी को पता है कि झारखंड के एग्जाम जो है अब सर पर हैं। झारखंड की बहुत सारी वैकेंसी जो है वो निकल चुकी है। चाहे हम लोग जेएसएससी के एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें, आने वाले टाइम पे आपको झारखंड पुलिस का भी फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ऐसे कई सारे वैकेंसी जो है जेएसएससी के द्वारा लाए जा रहे हैं और आने वाले टाइम पे आपको जेपीएससी के द्वारा भी फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग इस क्लास में झारखंड के उन सभी एग्जामों में क्या क्या करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं, उन करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग झारखंड के प्रॉपर करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करते हैं। आज है 10 जुलाई और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। क्यों रिवीजन करने वाले हैं? क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि झारखंड में डेली करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं और जिस दिन हमारे पास करंट अफेयर्स नहीं होंगे, लेटेस्ट करंट अफेयर्स नहीं होंगे आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए, तो उस दिन हम लोग झारखंड के कुछ पुराने और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देख लेंगे, ताकि इससे आपको ये होगा कि जब हमारे पास झारखंड के नए करंट अफेयर्स होंगे तो हम लोग झारखंड के नए करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे और जब हमारे पास झारखंड के नए करंट अफेयर्स नहीं होंगे तो हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेंगे। इससे आप जो है झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवीजन करते हुए चले जाएंगे और आपको झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स भी याद रहेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं। अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं और आप लोगों को ये नहीं पता है कि इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक जो है इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, आप आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, यानी सभी चीजें जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएं। साथ ही साथ अगर आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। आने वाले टाइम पे वहां पे आपको नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज, साथ ही साथ आपको जो भी नेशनल जीके है जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इन सभी के क्लासेस जो है वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग अभी जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और आप आसानी से जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा वो नया चैनल है, ठीक है। तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी जो है बताई गई है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद इसके बारे में प्रॉपर हम लोग डिटेल में बात जो है वो करने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के कितने नदियों को सबसे प्रदूषित नदी जो है वो बताई गई है। तो देखिए बात करेंगे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो इसके द्वारा झारखंड के दो नदियों को, कितने नदियों को, तो झारखंड के दो नदियों को क्या किया गया है, तो सबसे प्रदूषित नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी बताई गई है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा यह कहा गया है कि नदी कहना सबसे बड़ी गलती है, इन नदियों को नाला कहा जाना चाहिए। ये नदियां इतनी गंदगी है, इतनी गंदी है कि नाला का शेप जो है ले चुकी है, नाला का रूप जो है ले चुकी है। ये बात किसने कहा है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये जो बात है वो कहा गया है, मेरे द्वारा नहीं, ठीक है। तो कितनी नदियों, झारखंड की दो नदी, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे सर झारखंड की दो नदी, तो झारखंड की कौन सी नदी है ये भी जरा बता दीजिए। झारखंड की तो दो नदियां हैं, आपने कहा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने झारखंड की दो नदियों को सबसे प्रदूषित नदी कहा है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी और झारखंड की
हरमू नदी। कौन कौन नदी? सोनरेखा नदी और हरमू नदी। तो आप यहां पे देखेंगे केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा झारखंड के 9 नदियों की स्थिति जो है वो खराब बताई है। कितने? तो टोटल 9 नदियां जो है झारखंड की, उनकी स्थिति केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा खराब जो है बताई गई है। लेकिन इन 9 में से भी 2 नदियों को सबसे प्रदूषित नदी के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी इन 9 में से 2 नदियों को सबसे प्रदूषित नदी कहा गया है। झारखंड की हरमू नदी, कौन सी नदी? तो झारखंड की हरमू नदी और सोनरेखा नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है पाया गया है। अगर बात करेंगे सोनरेखा की, तो आप देख सकते हैं सोनरेखा नदी में बायोकेमिकल का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो 10 है और हरमू का जो है 10.1 है। यानी सोनरेखा नदी से भी सबसे ज्यादा गंदी है कौन सी नदी? तो हरमू नदी। अब आप देखिए, आपको देखने में क्या लग रहा है, ये नदी है या नाला है? तो है तो ये नदी। कौन सी नदी है? सोनरेखा नदी है। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये सोनरेखा नदी है, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो है नाला है। खैर ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है, सोनरेखा नदी यहां पे थोड़ी अच्छी भी लग रही है। तो ये देखिए, इसको क्या कहेंगे आप? इसको नदी कहेंगे? ये किसी भी एंगल से नदी समझ में आता है। तो इसीलिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने झारखंड के 2 नदियों को कहा है कि नदी नहीं, ये जो है नाला का रूप ले चुकी है, नाला का शेप ले चुकी है। अब ये नदियां नदियों के लायक नहीं है, ये नाला हो गई है। और जल्द ही अगर झारखंड सरकार इन नदियों के लिए कुछ नहीं करती है तो इन नदियों का अस्तित्व जो है वो मिट जाएगा और इन नदियों को आने वाले टाइम पे नाले के नाम से जाना जाएगा कि सोनरेखा नाला और हरमू नाला जो है झारखंड में है। ठीक है, तो नदियों का नाम जो है यहां से मिट जाएगा। तो झारखंड सरकार अगर कुछ नहीं करती है, साथ ही साथ इन नदियों के नाले में परिवर्तित होने के कारण हम भी हैं, कुछ ना कुछ जिम्मेवार हमारी भी है। क्योंकि ये जो कचरा है ये सरकार का तो कचरा है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने यहाँ पे कचरा कर दिया या फिर कांग्रेस की सरकार ने कचरा किया या फिर जेएमएम की सरकार ने कचरा किया। सरकार का तो ये कचरा है नहीं, कचरा हमारा है। हमारे घर से निकलने वाले जो कचरे हैं वही नदियों में है। तो गलती कहीं ना कहीं हमारी भी है। ठीक है, हमें अपने आप को पहले जागरूक करना चाहिए और हमें अपने आप में ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो है नदियों को गंदा नहीं करेंगे, तब जाके नदियां जो है वो साफ होगी। खैर अभी हम लोग नदियों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हैं। बस आप ये याद रखिए कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने झारखंड के 9 नदियों की स्थिति खराब बताई है, जिनमें से 2 नदियों को, झारखंड की 2 नदियों को क्या कहा है? 2 नदियों को जो है सबसे प्रदूषित नदी कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि डीबीसी के द्वारा, डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के द्वारा राज्य के किस राज्य में 2200 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा? किसके द्वारा? तो डीबीसी के द्वारा। कहां पे? सोलर पावर प्लांट जो है 2200 मेगावाट का लगाया जाएगा। डीबीसी तो हाल ही में हम लोग कल के या परसों के क्लास में देखे थे, कल ही क्लास में देखे थे ना कि डीबीसी की स्थापना दिवस जो है वो मनाई गई है। ठीक है, और डीबीसी की स्थापना कब किया गया है, डीबीसी के चेयरमैन, डीबीसी का हेडक्वार्टर, डीबीसी का फुल फॉर्म, सभी चीजों के बारे में डिटेल में देखे हैं। तो डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और डीबीसी क्या करती है? तो झारखंड में बिजली का उत्पादन करती है। डीबीसी के द्वारा कई थर्मल पावर प्लांट, कई हाइड्रो पावर प्लांट जो है झारखंड में चलाए जाते हैं। ठीक है, खैर अभी हम लोग डीबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीबीसी अब तक जो है क्या करती थी? तो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल का मतलब है कोयले से बिजली का उत्पादन जहां पे होता है उसे कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और जहां से पानी से बिजली का उत्पादन होता है, डैम बनाकर पानी से बिजली का उत्पादन होता है, उसे कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, तो डीबीसी अब क्या करेगी? डीबीसी जो है अब सोलर सिस्टम बिछाएगी और सोलर से भी पावर प्लांट, मतलब पावर का जनरेशन करेगी, बिजली का उत्पादन करेगी। ठीक है, तो कहां पे? झारखंड में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड में कितना? तो 2200 मेगावाट। कितना? 2200 मेगावाट। ठीक है, 2200 मेगावाट। ये 2200 मेगावाट में से जो 2000 मेगावाट है, कितना? 2000 मेगावाट
वो पानी के ऊपर जो है सोलर पैनल को लगाएगी। पानी के ऊपर सोलर पैनल को क्यों लगाएगी इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। तो 2200 में से 2000 मेगावाट जो है पानी के ऊपर सोलर पावर सोलर जो प्लेट्स है उसको लगाएगी और बिजली का उत्पादन करेगी, और 200 मेगावाट जो है वो जमीन के ऊपर लगाएगी। तो सबसे पहले देखिए, आप इन 3 डैम का नाम याद रखें। कौन कौन से? मैथन डैम कहां पे? ये धनबाद में है। पंचित डैम ये कहां पे है? धनबाद में है। और तिलैया डैम ये कहां पे है? कोडरमा में। तो इन 3 डैम को आप लोग याद रखें, मैथन डैम, पंचित डैम और तिलैया डैम। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन तीनों डैम में 600 600 600 कितना हो गया टोटल? टोटल लगा हो गया 1800। 600 मैथन में, 600 पंचित में, 600 तिलैया डैम में, टोटल 1800 मेगावाट का यहां पे सोलर पैनल लगाएगी, यानी सोलर पावर प्लांट जो है लगाएगी। टोटल 1800, मैथन में 600, पंचित में 600 और तिलैया में 600, टोटल हो गया 1800। और ये जो कोनार डैम देख रहे हैं आप, कोनार डैम यहां पे 200, मैथन, तिलैया और पंचित में 600 600 600 और कोनार में 200। आप देख लीजिए, थोड़ा मैं साइड में आ जाता हूं। तो आप देखिए कोनार में कितना है? 200। कोनार में 200 है, मतलब टोटल हो गया 2000। टोटल कितना हो गया? 2000। तो डैम में मतलब जो डैम का पानी है उस पानी के ऊपर सोलर पैनल्स को लगाएगी। कैसे लगाएगी आगे हम लोग बात करेंगे, चिंता ना करें आप लोग। और 200 जो मेगावाट प्लांट है वो जमीन के ऊपर लगाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, डैम बहुत बड़ा होता है, डैम में बहुत पानी होता है, तो कुछ इस तरीके से डैम के ऊपर क्या करेगी? सोलर पावर जो प्लेट्स है उसको लगाएगी, और डैम में ही क्या होगा? तो सोलर पावर से बिजली का जो उत्पादन होगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था कि आप बोलेंगे कि आखिर पानी के ऊपर ही इन प्लेट्स को क्यों लगाया जा रहा है? पानी के ऊपर इसलिए लगाया जा रहा है कि ये जो पानी है, आप ये डैम देखेंगे, ये जो पानी है इस पानी का इस्तेमाल हम लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पानी के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर हम लोग जमीन के ऊपर करेंगे तो डीवीसी को अलग से जमीन खरीदना पड़ेगा। जमीन के ऊपर अगर हम लोग इन सोलर प्लेट्स को बिछाएंगे तो डीवीसी को इसके लिए जमीन खरीदना पड़ेगा। जमीन खरीदने के लिए आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और ज्यादा तगड़ा रकम जो है खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ऊपर से लोगों के पास जो जमीन है जिसमें लोग खेती करते हैं, जिसमें लोग फसल बोते हैं, किसान के पास जो जमीन है वो जमीन भी चली जाएगी। जो लोग घर बनाए हुए हैं वो जमीन भी चली जाएगी, जाएगी ना। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम लोग जमीन के बजाय पानी में इन सोलर प्लेट्स को लगा दें तो हमारे पास जो है जमीन की बचत हो जाएगी। डीवीसी को जमीन खरीदना नहीं पड़ेगा, लोगों के पास अपना जमीन अपने पास रहेगा। तो डीवीसी का भी फायदा है और लोगों का भी फायदा है। और सबसे मेन कारण है कि डीवीसी को जमीन नहीं खरीदना पड़ेगा, तो डीवीसी को अलग से कोई कॉस्टिंग नहीं आएगी जमीन की। पानी है और पानी के ऊपर ही सोलर प्लेट्स को लगा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पानी के ऊपर सोलर प्लेट्स को लगाने से डीवीसी की बहुत सारी जो कॉस्टिंग है वो बच जाती है, और पानी का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी हो जाता है। नहीं तो पानी के ऊपर हम लोग क्या ही करते हैं? पानी तो पड़ा हुआ है, समुद्र है, समुद्र के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो डीवीसी उसका इस्तेमाल कर रही है। तो इससे जमीन की जो है बचत हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीबीसी का फुल फॉर्म आई होप सो कि आप लोग सभी जानते होंगे। डीबीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर घाटी निगम। ठीक है, और डीबीसी की स्थापना आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था, 7 जुलाई 1948 में। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं आगे। हाल ही में राज्य में जल संरक्षण के लिए कितने रुपए की योजनाओं को शुरू किया गया है? यानी राज्य में मतलब झारखंड में जल संरक्षण की योजना के लिए कितने रुपए की जो योजना है जल संरक्षण के लिए उसको शुरू किया गया है। तो झारखंड में जल का संरक्षण करने के लिए कितने रुपए की योजना शुरू किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 467 करोड़, 467 करोड़। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 467 करोड़ रुपया। झारखंड में जल संरक्षण करने के लिए, जल संरक्षण मतलब वर्षा का जो जल है, अभी मानसून आ गया, बारिश होगी, तो बारिश के जल को संरक्षण करना मतलब बारिश के जल को स्टोर करना, स्टोर कर सके। आप देखे होंगे कि लगातार जो है झारखंड सरकार ये प्रयास कर रही है कि बारिश का जो पानी है उसको स्टोर किया जा सके,
क्योंकि बारिश का पानी बर्बाद हो जाता है, गिरता है, बह के चला जाता है। लेकिन सरकार चाह रही है कि हम क्या करें, बारिश के पानी को ही स्टोर करें और बाद में जाके उस बारिश के पानी को हम लोग इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसके लिए झारखंड सरकार क्या प्रयास कर रही है कि जल जो है उसको संरक्षण किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जल को कैसे हम लोग स्टोर करेंगे? तो जल को स्टोर किया जा सकता है कैसे? कुआं बनाकर। कैसे? अभी हम लोग देखे थे ना कुछ दिन पहले कि झारखंड सरकार जो है कुआं बनाएगी। ठीक है, कुआं बनाकर जल का संरक्षण किया जा सकता है, तालाब बनाकर जल का संरक्षण किया जा सकता है, छोटे छोटे जो डोभा होता है, डोभा बनाकर जल का संरक्षण किया जा सकता है। तो जल का संरक्षण यानी जल का क्या करने के लिए? तो जल को स्टोर करने के लिए कई सारे उपाय हैं। बाकी आप याद रखिए कि जल के संरक्षण के लिए झारखंड में 467 करोड़ की जो योजना है उसको शुरू किया गया है। इसमें इस तरीके से तालाब का निर्माण किया जाएगा। ये तो छोटा डोभा है, ये क्या है? तालाब नहीं है, डोभा है। तालाब ये होता है, ये डोभा है, ये तालाब है। ठीक है, बड़ा तालाब है, ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा तालाब है। तो छोटे छोटे डोभा का निर्माण कर सकते हैं, तालाब का निर्माण कर सकते हैं, कुएं का निर्माण कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से वर्षा का जो जल है उसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं और वर्षा के जल को हम लोग बाद में भी क्या कर सकते हैं? तो उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लगातार अगर इस क्लास में बने हुए हैं तो आपको एक चीज पता चलेगी क्या, कि झारखंड का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल मतलब जमीन के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे और नीचे जा रहा है। जमीन के अंदर जो पानी है वो धीरे धीरे और नीचे जा रहा है। आप देखे होंगे कि कुएं जो है वो सूखते जा रहे हैं। जिनके पास बोरिंग किया हुआ है घर में, उनका जल का स्तर जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो झारखंड का ग्राउंड वाटर लेवल जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हम लोग वर्षा के जल को स्टोर करते हैं तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले के डीसी को एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है? डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। ठीक है, कहां के? देवघर के। हम लोग इसके बारे में भी देखे थे कि देवघर जिले के डीसी को एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड जो है वो दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। किसके? तो भारत सरकार के द्वारा। अब आप बोलेंगे सर क्यों दिया गया है? क्योंकि देवघर जिले के जो डीसी हैं उन्होंने अच्छा प्रयास किया है कि देवघर के जो लघु उद्योग हैं उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ जो है जोड़ा जाए। जो लघु उद्योग हैं उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाए। लघु उद्योग का मतलब है छोटा उद्योग, छोटे लेवल पर जो बिजनेस है उसे कहते हैं लघु उद्योग। ठीक है, तो देवघर जिले के डीसी मंजूनाथ भजंत्री को एक्सेलेंस गवर्नेंस अवार्ड जो है गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा दिया गया है। ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह, इन्हीं के बारे में बात किए थे। किसमें? एक दो क्लास पहले बात किए थे ना कि देवघर जिले में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास जो है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो देवघर जिले के जो डीसी हैं उनके द्वारा देवघर मार्ट के जो लघु और कुटीर उद्योग हैं उन्हें इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का प्रयास किया गया, इसीलिए इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इसीलिए इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं देवघर जिले के डीसी को अमित शाह जी के द्वारा एक्सीलेंस गवर्नेंस अवार्ड जो है वो देते हुए। ठीक है, ठीक है। अब देवघर, तो ये आप झारखंड के मैप में देख रहे हैं देवघर, और लगातार हम लोग 2-3 दिन से देवघर के बारे में बात करते आ रहे हैं, इसलिए आज हम लोग देवघर के बारे में बात जो है वो नहीं करेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है? ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर है इसलिए जाएगा हुआ है। तो देखिए झारखंड के वीर शहीद कौन? झारखंड के वीर शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का। कौन? अल्बर्ट एक्का। परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम जो है रखा गया है, यानी अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नाम आपको अल्बर्ट एक्का द्वीप मिलेगा। नाम रखा गया है अल्बर्ट एक्का द्वीप। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका मतलब इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं झारखंड के वीर शहीद कौन? अल्बर्ट एक्का के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है।
अल्बर्ट एक्का जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। ये 3 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था, 3 दिसंबर, देखिए 1971 का वार हमें सभी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में वार जो है, युद्ध जो है हुआ था। उसी वार में ये जो अल्बर्ट एक्का जी हैं ये शहीद हो गए थे। बाद में इन्हें भारत सरकार के द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 बड़े द्वीपों का नाम जो है परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्तियों के नाम पर रखा गया है। अंडमान निकोबार में जो 21 बड़े बड़े द्वीप हैं, उन द्वीपों का नाम जो है, जो भी परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं उनके नाम पर रखा गया है। तो झारखंड के भी परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं अल्बर्ट एक्का जी, तो इनके नाम से भी जो अंडमान निकोबार में वहां पे एक द्वीप का नाम रखा गया है। अगर बात करेंगे अल्बर्ट एक्का की, तो आप ये देख सकते हैं झारखंड के वीर शहीद परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का। ठीक है, चलिए अंडमान निकोबार की बात करेंगे, तो अंडमान निकोबार देखिए ये है, पेन नहीं चल रहा है, ये है ना अंडमान निकोबार। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो पोर्ट है देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से द्वीप है, और इस द्वीप का नाम, मतलब यही द्वीप नहीं है, कुछ इस तरीके के द्वीप है, और उसका नाम जो है अल्बर्ट एक्का के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए तो ये आज के कुछ करंट अफेयर्स थे, पुराने करंट अफेयर्स ही थे, आज तो नए करंट अफेयर्स नहीं है, और उसका हम लोग रिवीजन किए हैं। ठीक है, अब देखिए कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में देवघर जिले में किनके द्वारा इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया गया है। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात किए कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा देवघर जिले में नैनो यूरिया प्लांट का जो शिलान्यास है वो किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप लोग सभी ने इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में डीबीसी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है। साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन मतलब इसका तो सही आंसर देंगे ही, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि कितनवां स्थापना दिवस मनाया गया है। डीबीसी का स्थापना दिवस मनाया गया है, और कितनवां, कौन सा स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया है। तो जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर दें, और उसके बारे में यानी डीबीसी के बारे में आप लोग डिटेल में लिखने का प्रयास जो है वो जरूर करें। जैसे डीबीसी की स्थापना कब की गई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डीबीसी के अभी चेयरमैन कौन है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोग जो है लिखने का प्रयास करें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब आप लोग बताएं कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। आई होप सो कि आपको ये क्लास जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक कर दे, और फ्यूचर में अगर आप हमारे क्लासेस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।